बात करता हूँ थोड़ी देर से साइफिर आपसे क्लास के बाद। आ, हाँ, क्लास के नमस्ते बाद। सर जी। हाँ सर। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते, प्रेम नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी म्यूट रहिए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फाउंडर काउंट सीजरमैटिक जी को नमन करते हुए आज की कैंसर की सेकंड क्लास है और आज की क्लास में आपको कैंसर कैसे होता है और कैंसर होने से पहले कुछ सिम्टम्स आते क्या, आए तो फीलिंग होते क्या, और कैंसर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कैंसर कैसा रोके, कैंसर रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट पर चर्चा होगी। साथ ही कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर एंड टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा एंड ब्रेस्ट कैंसर के सब्जेक्ट में भी चर्चा होगी और मैनेजमेंट के जितने भी ड्रग्स है वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। कैंसर एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है डिसीज का कि जो शरीर में प्रोग्रेसिव होता है तो में जाइए और प्लीज आवाज न आए। और पिछले 2-3 क्लास हुए, बीच में जिसका भी आवाज आता है वो रिमूव किया जाता है। प्लीज एक नोटिस दे रहा हूं कि बार बार आवाज आने पर रिमूव कर दिया जाएगा। सर अगर आप एक बार Recording in उसका नाम बोल दो progress. तो उसको रिमूव कर दो सर, ताकि अगर गलती से हुआ तो वो ठीक कर ले, नहीं तो फिर रिमूव करो सर उनको। और म्यूट खेलेगा नहीं। हाँ बस। कैंसर में सेल्स का म्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो सेल्स है, नॉर्मल सेल्स एंड एबनॉर्मल सेल्स, इसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। जो जीन्स है वो जीन्स नॉर्मल सेल्स को ऑर्डर करते हैं और नॉर्मल सेल्स वो जीन्स को फॉलो करते हैं। जितने भी सेल्स है, बार बार वो सेल्स पर इंफेक्शन होता है या सेल्स डैमेज होती है या सेल्स पर हानि होते रहती है, इरिटेट होते रहती है। ऐसे सेल्स, कैंसर के ऐसे सेल्स म्यूटेट हुए हैं और उनकी जो डेवलपमेंट है कैंसर के सेल्स की,
जो डेवलपमेंट है वो होते रहती है, जैसे कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो बॉडी के रक्षण के लिए यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए वो ट्राई करते रहती है, और WBC जो एबनॉर्मल सेल्स है उनके द्वारा डैमेज होती रहती है, क्षय होती रहती है। No. Okay. Hả? WBC को क्षति पहुंचती है और वो डेड होते हैं। WBC फिर ट्राई करते रहते हैं, और कैंसरस डिसीज में जब कैंसर डेवलप होने लगता है तो WBC की संख्या बढ़ते रहती है, अमाउंट बढ़ते रहती है, और एबनॉर्मल सेल्स भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन जीन्स का जो ऑर्डर है वो जीन्स का ऑर्डर नॉर्मल सेल्स फॉलो करती है और एबनॉर्मल सेल्स उसको फॉलो नहीं करती है, इसलिए वो उसका डिवीजन बढ़ते रहता है और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। उनको ऑन्कोजीन आनुवंशिक उत्परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण वर्ग या समूह है जो कैंसर का कारण बनता है। ये परिवर्तित जीन होते हैं जो कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन को नियंत्रित करते हैं। शोध से पता चला है कि कुछ ऑन्कोजीन कुछ कैंसर को बढ़ावा देते हैं और उनका समर्थन करते हैं। ऑन्कोजीन को लक्षित करके चिकित्सा शोधकर्ताओं ने इस कैंसर के इलाज के लिए तरीके विकसित किए हैं। ऑन्कोजीन एक जीन है और जो कैंसर का कारण बन सकता है। यह प्रोटोऑन्कोजीन नामक एक सामान्य जीन का परिवर्तित रूप है जो कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है। जब ऑन्कोजीन में उत्परिवर्तित होते हैं तो वे कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने और विभाजित होने का कारण बनते हैं। अंततः असामान्य कोशिकाएं ट्यूमर का निर्माण कर सकती है। इसे इस तरह समझे, ऑन्कोजेनिक का अर्थ ट्यूमर की वृद्धि का कारण बनना, और ऑन्कोजीन यही करते हैं। यह समझना कि ऑन्कोजीन ट्यूमर के विकास को कैसे प्रेरित करते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को ऑन्कोजीन को लक्षित करने वाली चिकित्सा पद्धतियां विकसित करने में मदद करता है। इससे उन्हें ऑन्कोजीन के कारण होने वाले कैंसर का इलाज करने में मदद मिलती है। ऑन्कोजीन के टाइप्स यानी प्रकार प्रदाताओं द्वारा 100 से ज्यादा विभिन्न ऑन्कोजीन को विभिन्न प्रकार के कैंसर से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए लगभग 5 में से एक कैंसर में रास जीन के विभिन्न रूप होते हैं। रास जीन प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिकाओं द्वारा संकेतों को ग्रहण करने, बढ़ने और मरने के तरीके को नियंत्रित करते हैं। अन्य ऑन्कोजीन विशिष्ट प्रकार के कैंसर से जुड़े होते हैं, जिनमें शामिल है क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकोमिया और कुछ प्रकार के भी कोशिका
एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमिया में BCR ऑब्लिक ABL1 जीन बर्किट लिम्फोमा में CMYC जीन फेफड़ों में एडेनोकार्सिनोमा में EGFR और EMLA4AK जीन स्तन कैंसर में HER2 जीन अग्नाशय के कैंसर, कोलोन कैंसर और फेफड़ों के कैंसर जैसे कि लंग्स के कैंसर, KRAN जीन लघु कोशिका फेफड़ों के कैंसर और न्यूरोब्लास्टोमा में NMYC जीन के टाइप्स होते हैं। ऑन्कोजीन कैसे काम करते हैं? ऑन्कोजीन का वर्क कैसा होता है? ऑन्कोजीन कैसे काम करते हैं यह समझने के लिए आपको प्रोटो ऑन्कोजीन के बारे में जानना होगा। प्रोटो ऑन्कोजीन सामान्य जीन होते हैं जो उत्परिवर्तित होकर जैसे म्यूटेट होकर ऑन्कोजीन बन सकते हैं। आपके शरीर में अरबों कोशिकाएं होती है। प्रत्येक कोशिका में अलग अलग जीन होते हैं जो अलग अलग गतिविधियां को नियंत्रित करते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन कोशिका चक्र को संचालित करते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाएं बनाती है। प्रोटो ऑन्कोजीन यह भी नियंत्रित करते हैं कि कोशिकाएं कितनी तेजी से बढ़ती, कोशिकाएं कब विभाजित होती है और कोशिकाएं कब मरती है, यानी एपोप्टोसिस होती है। जब एक प्रोटो ऑन्कोजीन उत्परिवर्तित होकर ऑन्कोजीन बन जाता है तो वह जीन कोशिकाओं को बढ़ने और विभाजित होने के संकेत भेजना बंद कर देता है। कोशिकाएं सामान्य से ज्यादा तेजी से गुना करके प्रतिक्रिया करती है जिससे अंततः ट्यूमर बनते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन में उत्परिवर्तन का क्या कारण है? वैज्ञानिकों यह निश्चित रूप से पता नहीं है कि ऑन्कोजीन को बनते हैं, लेकिन कैंसर में कई कारण भूमिका निभाते हैं। इनमें सूर्य के प्रकाश के अत्यधिक संपर्क या कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ कार्सिनोजेंस शामिल है। कुछ वायरल संक्रमण भी भूमिका निभा सकते हैं। अधिकांश ऑन्कोजीन आनुवंशिक उत्परिवर्तन नहीं होते जो आपको विरासत में मिलते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन काल में विकसित होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन विभिन्न तरीकों से उत्परिवर्तित होते हैं यानी म्यूटेट होते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन, जब कोई कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाने के लिए विभाजित होने के लिए तैयार होती है तो वे अपने डीएनए जिसमें जीन होते हैं की प्रतिलिपि बनाती है। लेकिन कभी कभी डीएनए में परिवर्तन, वृद्धि या विलोपन होते हैं जिससे प्रोटो ऑन्कोजीन एक ऑन्कोजीन बन जाता है। जीन प्रवर्धन कभी कभी गुणसूत्र डीएनए ले जाने वाली संरचना पर किसी विशेष जीन की बहुत अधिक प्रतिलिपियां होती है। गुणसूत्र पुनर्व्यवस्था कभी कभी एक गुणसूत्र का एक टुकड़ा यानी एक पीस टूटकर दूसरे गुणसूत्र के साथ स्थान बदल लेता है। इस प्रक्रिया जिसे स्थानांतरण कहा जाता है ऑन्कोजीन का निर्माण कर सकती है। कभी कभी ऑन्कोजीन और उत्परिवर्तित ट्यूमर सप्रेसर जीन मिलकर कैंसर का कारण बनते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन एक अन्य प्रकार का जीन है जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। जैसे एक ट्यूमर आया है और वो ट्यूमर को नियंत्रित करने का यानी उत्परिवर्तित ट्यूमर उसको सप्रेस करना यानी उसको कम करने के लिए ट्राई करता है और
दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन एक अन्य प्रकार का जीन है जो कैंसर का कारण बन सकता है। ये जीन्स को प्रिवेंट करने के लिए, जीन्स का या सेल्स का कोशिकाओं का म्यूटेशन प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट प्लान करनी चाहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसी प्लान करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सेल्स जो एबनॉर्मल सेल्स गति से बढ़ती है और उनको कैसा कंट्रोल करना है, तो उसके लिए कैंसरोसो 4000 में हमें देना है और वो हर सप्ताह देना है। और उसके साथ वेनरियो 1000 में देना है और हर सप्ताह सुबह निहार पेट देना है। ये दोनों भी एक ही दिन दे सकते हैं। ये देने से एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ कंट्रोल होता है और एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ अगर कंट्रोल हो जाए, म्यूटेशन को रोका जाए, तो कैंसर कंट्रोल में आता है। तो अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं, वो भी प्रैक्टिकली डॉक्टर नीलिमा भोसले पुणे से है। उन्होंने एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दी है और वो कैसा पॉजिटिव का नेगेटिव आया है वो उन्हीं के हम शब्दों से सुनेंगे। नीलिमा मैडम, त्यांना म्यूट करो, अनम्यूट करो। नीलिमा भोसले। हो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। जी, हाँ। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर काउंसिलर मैटी जी और मेरे गुरुवर्य पूरे सर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार, और जो मेरे सीनियर हैं संगीता ताई और केदार सर, उनको भी मेरा नमस्कार। मेरे पास एक 7 महीने पहले एक फीमेल पेशेंट आई थी। उसकी उम्र बस लगभग 18 साल की थी, लड़की। और वो जब मेरे पास आई तो उसका हिस्ट्री ये था कि उसको जब से मेंसेस शुरू हुए थे, मतलब वो जब 12 से 13 साल की थी तब उसको मेंसेस शुरू हुए थे, लेकिन वो ठीक से नहीं आते थे। ठीक से नहीं आते थे मतलब 3 से 4 महीने में एक बार आता था, इंटरवल 3 से 4 महीने का होता था और वो भी 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा-सा स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता था। और फिर उसके पेरेंट्स ने उसको ठीक से प्रॉपर मेंसेस आए, ब्लीडिंग प्रॉपरली हो, उसका मासिक धर्म अच्छे से चले, इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो डॉक्टर उसे हर महीने गोली देते थे और उससे उस महीने का मेंसेस पीरियड शुरू हो जाते थे। और फिर वो तंग आ गए कि ये हमेशा गोली खानी है, फिर पीरियड्स आएँगे, ये कितने दिन चलेगा? तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले गए। फिर गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको कहा कि आप एक अल्ट्रासाउंड करके आइए। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद वेल डिफाइंड वैक्यूलर जो सिस्ट था, लीज़न था, वो पाया गया। उसके साथ-साथ वास्कुलरिटी भी दिखाते थे वो उसके रिपोर्ट्स में, और हेमोरेजिक सिस्ट भी थे और उसके साथ पीसीओडी डिटेक्ट कर दिया था। और वो रिपोर्ट लेके वो मेरे पास आए और मैंने पूरा हिस्ट्री लिया, ये सब कुछ उन्होंने बताया और फिर मैंने उनको बोला कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीसीओडी है, अभी 4 से 5 साल हो गए ये सब कुछ चल रहा है कंटिन्यूअस। तो आप उसका एक सीए 125 का एक रिपोर्ट है, वो टेस्ट करने के लिए मैं देती हूँ, वो करके लेके आइए। तो उन्होंने पूछा ये सीए 125 क्या है? तो उनको बताया मैंने, सीए 125 मतलब हम जस्ट देखना चाहते हैं कि कैंसर सेल्स है या नहीं, या कुछ है। अगर नेगेटिव है तो बहुत ही अच्छा है, अगर पॉजिटिव है तो इमीडिएटली हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फिर वो वापस चले गए और वो जाकर उनके डॉक्टर से वापस से गायनेक से मिले, तो उन्होंने कहा अगर ये डॉक्टर बता रहे हैं तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिए। तो उन्होंने 20 दिसंबर 2024 को टेस्ट किया सीए 125 का और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उसके जो सेल्स थे सीए 125 का, वो 72 आए थे और नॉर्मल रेंज जो होता है वो 35 होता है। तो वो बड़े हुए थे, फिर वो वापस उनके डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कहा
कि भोसले मैडम के पास जाइए और वो क्या कहती है वो देखिए, क्योंकि यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कैंसर से रिलेटेड सभी वैक्सीनेशन, मेडिसिन्स और कीमोथेरेपी इस तरह से रहेगा। तो आप सोचिए किस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है। तो वो रिपोर्ट लेके मेरे पास आ गए। रिपोर्ट मैंने देख लिया और फिर मैंने इमीडिएटली सर जी को फ़ोन लगाया और सर जी से डिस्कशन करने के बाद सर जी ने मुझे गाइडेंस किया और मैंने उनको पहले ये पूछा कि सर ये केस मैं हाथ में लूँ या नहीं लूँ? बिकॉज़ ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जब से ट्रीटमेंट मैं प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ इन 7 सालों में, ये फर्स्ट कैंसर पेशेंट था मेरे पास। तो सर ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, आप ले लो ये केस हाथ में, हम देखते हैं, हम कर लेंगे। और फिर इसी तरह से फिर 20 दिसंबर 2024 को उसका ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी से शुरू किया, उसको डाइट प्लान दिया, उसको एक्सरसाइज़ बताया और उसने भी अच्छे से मेडिसिन को लिया और मेडिसिन को फ़ॉलो भी किया, डाइट को भी अच्छे से फ़ॉलो किया, एक्सरसाइज़ भी किया और हर महीने वो चेकअप के लिए आती थी और उसके साथ-साथ हमने जो उसका वज़न है उसको घटने नहीं दिया। ओके, उसका हेल्दी डाइट से उसको उसका जो हेल्थ है उसको हेल्दी रखने के लिए हमने मेंटेन किया था उसको और सर जी के आशीर्वाद से मेडिसिन अच्छे से चल रहा था, सब कुछ चल रहा था सही से और 7 महीने के बाद हमने सोचा कि 6 महीने हो गए हैं, अब एक फिर से टेस्ट करके देखते हैं। और फिर हमने टेस्ट किया 14 जुलाई 2025 को 7 महीने के बाद हमने एक टेस्ट किया और अभी एक 4-5 दिन की ही बात है और ये सारे टेस्ट जो है CA 125 भी नेगेटिव आ गया और अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भी मैक्सिमम नॉर्मल आ गया है। और वो जो रिपोर्ट है पहले अल्ट्रासाउंड की और CA 125 बिफोर आफ्टर वो दोनों भी मैंने सर जी को शेयर किए हैं। आप देख लीजिए और ये बहुत बढ़िया फर्स्ट रिज़ल्ट इज़ द बेस्ट रिज़ल्ट ऑफ माय लाइफ। और ये रिज़ल्ट मैं मेरे गुरुवर्य सर को मैं पूरे सर को मैं सादर प्रणाम करके उनको चरणों में अर्पित करती हूँ। ये बेस्ट रिज़ल्ट है मेरी लाइफ़ का और मैं चाहती हूँ ये सभी रिज़ल्ट आपको भी मिले और ये क्लास जिन्होंने जॉइन किए मुझे 100% पता है, 100% कॉन्फिडेंस है, आप सभी लोग इसी तरह से रिज़ल्ट लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दादा हा एक हॅलो? मिनिट हा ते म्यूट एक मिनिट हा म्यूट झालेत वाटतं एकच मिनिट मी चेक करतोय हाँ 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 येस हा आप हेलो हाँ हा आवाज आ रही है ठीक येतो है येतो येस आ, धन्यवाद नीलिमा मैडम हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद नीलिमा मैडम और आपका मैं अभिनंदन करता हूँ सभी की ओर से कि ऐसे ही प्रॅक्टिस करते रहिए संगीता थँक यू मॅडम आपल्याकडे हाँ, संगीता मैडम हाँ हाँ बोलो हेलो दादा। हाँ हाँ दादा। आपका आज का एक्सपीरियंस अ, आज का आपका एक्सपीरियंस कहेंगे आपके शब्दों में अ, मैंने पिछले संडे दिया था। हम्म मैं नेक्स्ट संडे दूंगी। हाँ ठीक है ओके नो प्रॉब्लम तो हम अगर जैसे कि आपको पिछले क्लास में वैरायटी ऑफ सेल बताई गई है और जो वैरायटी ऑफ सेल्स है उसमें स्टेम सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, नर्वस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, सेक्स सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सभी सेल्स जिस वैरायटी में फॉर एग्जांपल लाइफोमा है लिम्फोमा है सॉरी लिम्फोमा है लिम्फोमा में कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होता है और कैर्सिनोमा में एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होती है कैर्सिनोमा कैर्सिनोमा शरीफा अडेनवालिया येस मी म्यूट केलं त्यांना हाँ 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 तो कैर्सिनोमा एपिथेलियल सेल्स पर डेवलप होता है और एपिथेलियल सेल्स के लिए हमने आपको कैंसरस ग्रुप की एक मेडिसिन बता दी है एपिथेलियल सेल्स इसके लिए C5
C3 एंड C1। तो एपिथेलियल सेल्स हमें अभी कार्सिनोमा का कार्सिनोमा का जो विकास होता है, जहां से स्टार्ट होती है, वो है एपिथेलियल सेल्स। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि आर epithelial cells are a type of cell that covers covers the body's surfaces, both external like skin and internal like the lining of blood vessels and organs. They are crucial for forming protective barriers, secreting substances, and absorbs nutrients and other essential functions in various body system. स्किन का जो सरफेस एरिया है, उसमें कार्टिलेज के साथ कार्टिलेज भी इन्वॉल्व होता है, और जैसे कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में भी एपिथेलियल सेल्स होती है, और इसीलिए ब्लड वेसल के नियर होने के कारण भी वो जल्दी स्प्रेड हो जाती है। जो इसकी एपिथेलियल सेल्स की म्यूटेट हुए वाली जो सेल्स है, यानी उत्परिवर्तित हुए वाली जो सेल्स है, वो जल्दी डेवलप हो जाती है। इसलिए कार्सिनोमा बहुत ही जल्दी यानी फास्ट डेवलप होता है। और इस पर हम ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए, जैसे कि ब्रेस्ट में है तो C1, स्किन में है कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट है या कार्टिलेज सेल्स इन्वॉल्वमेंट है तो C3, और मसल सेल्स इन्वॉल्वमेंट है तो C5। ये उसकी कैंसरोसो ग्रुप की चॉइसेबल रेमेडी है, और ये रेमेडी अगर हम देते हैं तो बहुत ही जल्दी, इसके साथ हमें और भी रेमेडीज देना है, फंक्शनल रेमेडी देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, और भी आपको प्लांट्स का नॉलेज भी मिल जाएगा कि जो स्पेशली कैंसर पर चलते हैं। जो कैंसर पर सेल्स का वर्क है, वो सेल्स का समूह आपको यानी ऑर्डर के एक एक क्लास में 4-5 प्लांट्स का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। उसके साथ उनके जो फाइटोकेमिकल्स है उनका भी डिटेल आपको मिल जाएगा, और वो क्यों यूज करना चाहिए, और यूज करने का जो डाइल्यूशन है, और किस टाइप में कौन से ड्रग को किस डाइल्यूशन में यूज करना है, वो भी आपको डिटेल उसमें आ जाएगा। तो जो सेल्स है, सेल्स का शॉर्ट पिछले क्लास में आपको दिया गया है। जैसे ही सेल्स इन्वॉल्वमेंट का वैरायटी आपके सामने, जैसे कि लिम्फोमा आएगा या सार्कोमा आएगा, तो उसमें वो सेल्स का शॉर्टली इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। अभी जो आगे, जैसे कि संगीता मैडम ने एक पिछले बार एग्जांपल दी थी, और अभी नीलिमा मैडम का भी एक एग्जांपल आया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैंसर नेगेटिव आता है। अब हमें एक क्वेश्चन है कि क्या कैंसर पेशेंट आने पर हम वो पेशेंट को जो नेशनल प्रोग्राम है, जैसे कि बायोप्सी करना है, उसके आगे के इन्वेस्टिगेशन करना है, और उसके पश्चात रेडिएशन एंड केमो, जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन वाले प्लान करते हैं, उसको रोकना या नहीं रोकना। तो हमें और किसी की ट्रीटमेंट चल रही है तो हमें रुकना है, हमें उनकी ट्रीटमेंट को ब्रेक नहीं करना है, उनका जो चल रहा है वो चलने देना है। अगर पेशेंट कहता है कि साथ में आपकी भी ट्रीटमेंट चलने दे, तो हमें देना है। लेकिन पेशेंट से एक लिख कर लेना है कि हम
हमारी सहमति से इनकी ट्रीटमेंट या चिकित्सा हम इनके द्वारा चिकित्सा कर रहे हैं, और उसमें मेंशन करना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन हम ले रहे हैं। यानी कानूनी हम कई उसमें न अटक जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एक रिसर्च होता है और बहुत दिन से रिसर्च होते आ रहा है। जैसा जैसा कैंसर पर रिसर्च हो रहा है, वैसा ही गवर्नमेंट और जितने भी शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट है जगत के, उन्होंने जो ट्रीटमेंट प्लान की है और वो ट्रीटमेंट अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में चल रही है, और उनको कितना रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमें कंपेयर नहीं करना है। अगर पेशेंट हमारी ट्रीटमेंट मांगता है तो हम दे सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट को हम एडवाइस नहीं करेंगे कि आप जो चल रही ट्रीटमेंट है उसको ब्रेक करें। ये भी ध्यान रखें। और एक आपको सूचना है कि आप सभी जितने भी अगली क्लास जो है, पेड का ग्रुप अलग बन रहा है और वो उसी पर होगी, चाहे डायबिटिक एंड 45 पॉइंट्स की हो, चाहे कैंसर की हो। तो उसके लिए आप सभी ने मैं एक मोबाइल नंबर अभी स्क्रीन पर भी डाल देता हूं और आपको कहीं भी दे रहा हूं। प्रकाश जैन जी, रिस्पेक्टेड प्रकाश जैन, 962571137191, इस पर आप आपने जो पेमेंट की है उसकी स्क्रीनशॉट उनके व्हाट्सएप पर डालना है। ये नंबर पर आपको थोड़ी देर में ये नंबर स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि अगला क्लास इसी पर होगा। बहुत सारे लोगों ने जो लिंक भेजी थी वो लिंक ज्वाइन नहीं करे, इसलिए उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हुए नहीं है। ऐसा हमारा एक यह है कि आप सभी लोग उसमें ज्वाइन नहीं हुए जिन लोगों ने पेड किया है। तो प्लीज आप सभी वो उनके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि आपको लिंक रेगुलर आते रहेगी। अभी हमें कैर्सिनोमा का एक वैरायटी है, एक ऑर्गन है जो कि कैर्सिनोमा होता है। जैसे कि प्रोस्टेट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्किन, मसल्स पर कैर्सिनोमा होता है, एपिथेलियल सेल्स जहां पर है। ऐसा ही ब्रेस्ट कैंसर जो कि कॉमन पाया जाता है, is one of the most common cancer that affect women. It happens when cancerous cells in breast multiply and become tumors. About 80% of breast cancer cases are invasive, meaning a tumor may spread from your breast to other areas of body. पहले कैंसर ब्रेस्ट में सिंगल ट्यूमर बनता है और उसका मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होता है, और जैसे ही कैंसर ब्रेस्ट में डेवलप होना शुरू हुआ तो साथ ही बिलो आर्म भी उसका सेकेंडरी होना शुरू होता है, जो कि मेटास्टेसिस के तरफ जाने लगता है। ब्रेस्ट कैंसर टिपिकली इफेक्ट्स वुमन एज 50, कॉमन एज है कि जो 50 एज जिसमें मेनोपॉजल पीरियड भी आता है, ऐसे में वो 50 इयर्स के यानी लेडीज को ज्यादा करके ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। बट इट कैन आल्सो अफेक्ट वुमन हु आर यंगर देन 50। ऐसा भी है कि
50 इयर्स के ऊपर के वुमेन्स को भी आता है और यंगर्स यानी कम वाले भी लेडीज को भी आजकल देखने में मिल रहा है। मेन में आल्सो डेवलप ब्रेस्ट कैंसर, ऐसा देखने में आया है कि बिलो 50 भी हो रहा है एंड अबो 50 भी होता है। अबो 50 ज्यादा है और बिलो 50 थोड़ा रेशो कम आया है। ब्रेस्ट कैंसर का आपको फिगर है, वो फिगर डिटेल ऑर्गन्स के साथ, पार्ट्स के साथ आपको शेयर किया है। और ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स को हमें देखना है। ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स 6 है, 6 टाइप्स है। हेल्थ डिटरमाइन कैंसर टाइप्स एंड सब टाइप्स so they can tailor meant to be a effect as possible with the lowest possible side effects. Common types of breast cancer include, आपको 6 टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स बता देता हूं। इन्वेसिव इन्फिल्ट्रेशन डक्टल कार्सिनोमा, जिसको शॉर्ट में IDC कहा जाता है। सेकंड है लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर। थर्ड है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। फोर्थ है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर EN। फिफ्थ है इंफ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर एंड सिक्स्थ है पैजेट्स डिसीज ऑफ द ब्रेस्ट। ये भी कैंसर का ही वैरायटी है। अभी इतने वैरायटी में हमें मोड ऑफ ट्रीटमेंट आएगी, लेकिन कॉमनली हमें जो मेन कैंसरोसो ग्रुप है, कैंसरोसो ग्रुप में C1 इज द मोस्ट सेलेक्टिव रेमेडी कैंसर की। किल रिमूव। तो इसमें C1 तो देना ही है, तो हमें C1 के साथ और भी कुछ फंक्शनल रेमेडीज भी देनी है। स्क्रोफ्लोसो भी देना है। स्क्रोफ्लोसो के साथ हमें लिम्फेटिको 1, फेब्रिफिगो 1, एंजियाटिको भी देना है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी भी देना है। हम अगली क्लास में ये व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल रखती है वो देखना है। इसमें पहले हम फंक्शनल रेमेडीज कैसी सेलेक्ट करनी चाहिए वो भी देखना है। फंक्शनल रेमेडीज में पहले हमें लिम्फेटिक सिस्टम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, लिम्फेटिक सिस्टम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन कौन सी नियरेस्ट है। अभी ब्रेस्ट कैंसर में ज्यादा से ज्यादा नियरेस्ट रेमेडी जो है स्क्रोफ्लोसो में से स्क्रोफ्लोसो 2। स्क्रोफ्लोसो 2 एक ऐसी रेमेडी है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए S2 एंड C1 उसमें मिल्क
ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट होती है, मिल्क डक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, और मिल्क डक्ट को स्क्रोफ्लोसो 2 नियरेस्ट होता है। और C1 के डोसेज D4 से देने हैं एंड स्क्रोफ्लोसो 2 भी D4 से देना है। कैंसरोसो 4 एंड वेन 1 वीकली देना है। जिस दिन वेन 1 एंड कैंसरोसो 4 हम सप्ताह में एक दिन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल संडे मॉर्निंग दे रहे हैं, तो उस दिन हमें कैंसरोसो 1 देना नहीं है। उस दिन बाकी फंक्शनल रेमेडीज हम दे सकते हैं, लेकिन कैंसरोसो 1 ब्रेक करना है एक दिन के लिए, और उस दिन C4 का सिंगल डोज रहेगा। जो म्यूटेशन है या डेवलपमेंट है वो प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कैंसरोसो 4 हम 1 mg यानी 1000 में दे रहे हैं। सुबह में अगर हम लिक्विड बेस दे रहे हैं तो 10 ड्रॉप्स देना है। अगर हम ग्लोबुल्स में दे रहे हैं तो 20 नंबर की 10 ग्लोबुल्स मॉर्निंग फास्टिंग देना है। साथ ही वेनरियो 1 1000 में अगर हम लिक्विड डाइल्यूशन देते हैं तो लिक्विड डाइल्यूशन 10 ड्रॉप्स देना है, और ग्लोबुल्स दे रहे हैं तो 20 नंबर की 10 ग्लोबुल्स उसमें देना है। ब्रेस्ट कैंसर की जो वैरायटी है उसमें इन्वेसिव फिल्ट्रेशन डक्ट कैर्सिनोमा, लोबुलर ब्रेस्ट कैर्सिनोमा, डक्टल कैर्सिनोमा, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, इंफ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, पैजेट्स डिसीज ऑफ द ब्रेस्ट, हर एक में माइनर चेंजेस है। हर एक में माइनर चेंजेस है, और उसके लिए माइनर चेंजेस ट्रीटमेंट में आते रहेंगे। हमारी जो प्रोटोकॉल रहेगी वो थोड़ी सी हर एक वैरायटी के लिए चेंज होगी। तो इन्वेसिव infiltration ductal carcinoma, this carcinoma start in your milk duct and spread to nearby breast tissue। जैसे मिल्क डक्ट में स्टार्ट होती है और नियरेस्ट मसल्स में जितने भी एपिथेलियल सेल्स है उनको पहले वो इफेक्ट करती है, उनके साथ पहले वो जितने भी सेल्स है, टिश्यूज है नियरेस्ट, उनको प्रभावित करती है, और उसके बाद इट्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका में ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये इन्वेसिव डक्टल कैर्सिनोमा जो मिल्क डक्ट पर आता है। उसकी जो ट्रीटमेंट है, जैसा मैंने अभी कहा, स्क्रोफ्लोसो 2 मैसिव डोसेज देना है D4 से, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के लिए या लिम्फ प्यूरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर लिम्फ प्योर होता है तो बेस ऑफ द कैंसर, बेस ऑफ द कैर्सिनोमा वो वहीं पर प्रिवेंट होता है, और वाइटल एनर्जी सेल्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं
लिम्फ द्वारा, जैसे ऑक्सीजन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स इत्यादि इजी वहां पर अवेलेबल होते हैं और सेल्स एंड इम्यूनिटी मेंटेन होगी, मेटाबॉलिज्म मेंटेन होगा और मेटास्टेसिस के तरफ पेशेंट मूव नहीं होगा। अदर को ऑपरेट करने वाली जो रेमिडीज है वो है फेब्रिफिगो 1, लिम्फेटिको 1, एंजाइटिको 3। एंजाइटिको 3 कार्पक्सेल्स द्वारा ब्लड का सप्लाई होगा, उसके साथ लिम्फ भी सर्कुलेट होगा और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स, जैसा अभी कहा मैंने, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड ऑक्सीजन मिलता रहेगा ताकि सेल्स का मेटाबॉलिज्म सही रहे। अब एबनॉर्मल सेल्स को कंट्रोल करने के लिए इंटरनल सिक्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो। वो लिम्फेटिक 1 से, इंटरनल ग्लैंड से सिक्रेशन लेने के लिए या सिक्रेशंस मेंटेन करने के लिए लिम्फेटिको 1 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। एंजाइटिको फॉर ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिको 1 फॉर इंटरनल सिक्रेशंस एंड ब्लड एंड लिम्फ को सर्कुलेट करने में एंड प्यूरिफाई करने में सक्षम रेमेडी है, इसलिए लिम्फेटिको 1 भी देना है। फेब्रिफिगो 1 फाइबर नर्व टिश्यू को बनाए रखेगी। फाइबर नर्व टिश्यू का वर्क अगर अच्छा हो तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व का फंक्शन ठीक रहेगा, बॉडी का एनर्जी बैलेंस रहेगा। अगर एनर्जी बैलेंस रहती है तो साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहेगी। कैंसर पेशेंट की साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी अच्छी रखना ये प्रैक्टिशनर का आद्य कर्तव्य होता है। अगर कैंसर पेशेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो तो हम सेल्स का म्यूटेशन को रोक नहीं सकते। सेल्स के म्यूटेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी फेब्रिफिगो 1 स्टेबल करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। नर्वस सर्कुलेशन, एनर्जी सर्कुलेशन एंड फाइबर नर्व टिश्यू का रक्षण करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेल्स को रिपेयर करना या सेल्स का रक्षण करना। जैसे वाइटल एनर्जी की बात आती है तो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड एनर्जी का मेंटेन रहना उतना ही इंपॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व का फंक्शन अगर इनबैलेंस हो तो पेशेंट बहुत जल्दी वीक हो जाता है। पेशेंट की वाइटल एनर्जी नहीं रहेगी, पेशेंट की साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी कम होगी एंड एनर्जिक मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म दोनों भी डिफेक्टिव होंगे। इसलिए हमें येलो एंड रेड इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई टू 17, 18 एंड 5, 6, 7। इसके साथ ही
एप्लीकेशन के लिए A2, F2, S5, C5, L1WE and green electricity also. यह हमें लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम, जेल या लोशन में देना है। व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी जितना हम देते हैं, जैसे कि D4 से 10 ड्रॉप TDS दिए तो भी नो प्रॉब्लम, एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी D4 से 10 ड्रॉप्स TDS देना है। व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी में एक प्लांट है टेक्सास बकाटा, वो इतना प्रभावी है कैंसर पर कि वो आपको अगले 1-2 क्लास में टेक्सास बकाटा फाइटोकेमिकल्स के साथ डिटेल आपको दिया जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर में मिल्क डक्ट से सिक्रेशंस कभी कभी आते हैं, माइनर सिक्रेशंस आते हैं और वो ज्यादा भी होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन के साथ पेन भी होता है, साथ में फीवर भी आता है। इन्फ्लेमेशन अगर ज्यादा है तो A3 को ब्रेक करके हम A2 D4 से अगर दे A2 एंड C1 के डोसेज अगर हम बढ़ाए तो वहां पे जितना भी सिक्रेशन रुका हुआ है और इम्प्योर ब्लड भी रुका हुआ है तो वो बाहर निकल जाएगा, ओपन होगी, वुंड बढ़ेगी, थोड़ी ओपन होने के बाद वुंड बढ़ेगी, इंजुरी होगी और वो इंजुरी के लिए हम जैसा अभी A2, F2, S5, C5 एंड WE का जो लोकल एप्लीकेशन है वो अच्छी तरह से बहुत अच्छे क्रीम में लोकल एप्लीकेशन देते हैं। GE का कंसंट्रेशन उसमें बढ़ाए ताकि पेन भी कम हो और इंजुरी भी हील्ड हो। हीलिंग पावर ज्यादा रखने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का कंसंट्रेशन ज्यादा रखना है। यह पेशेंट में स्लीपलेसनेस आता है, इसलिए ये पेशेंट को एट बेड टाइम व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी का 15 ड्रॉप्स देना है। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो स्लास रात को सोते समय देना ही। पेशेंट को हमें F2, S5 एंड WE का बाथ डेली देने में कोई हरकत नहीं है, दे सकते हैं। ये देने से पेशेंट बहुत जल्दी हमें कवर होगा, हीलिंग पावर बढ़ेगी, साइकोलॉजी स्टेबल रहेगी और साथ ही पेशेंट की वाइटल एनर्जी भी अच्छी रहेगी। पेशेंट की साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी कम होना ही नहीं, इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। पहले हमें हमारी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनाना है। मैं नीलिमा मैडम का और संगीता मैडम का आपके सामने जो एग्जांपल दे रहा हूं, हर एक क्लास में मेरे पास भी पॉजिटिव जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर के रिपोर्ट्स है, वो भी हर बार आपको आपके साथ शेयर किए जाएंगे और उससे आपको भी पता चलेगा कि सही में कैंसर की ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में होती है। और इसीलिए आपको जहां से कैंसर स्टार्ट होता है, जहां से जो सेल से स्टार्ट होता है, वो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही टाइप के सेल को वही ड्रग
चॉइसेबल ड्रग आप दे। अगर चॉइसेबल ड्रग आप देते हैं तो निश्चित रूप से वो पेशेंट नेगेटिव आने में समय नहीं लगेगा, और आपके पास 1, 2, 4, 5 ऐसे पेशेंट नेगेटिव होते हैं तो लाइन लग जाती है। मेरे पास ऑल महाराष्ट्र से पेशेंट आते हैं, और कोई तो मुझे पता नहीं है कि कैंसर सेंटर जो हायर है टाटा, उसमें कोई तो कर्मचारी है, लगता है कि सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो पेशेंट भेजते रहता है। महीने में 1-2 तो भी कम से कम पेशेंट वहां से आते हैं, और पेशेंट की भी चर्चा होती है वहां फॉलोअप को जाने पर, और वो पेशेंट फिर एक पेशेंट दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे टूवर्ड्स अभी 200 पेशेंट मेरे पास है। और आप सभी के पास तो आते ही आते हैं, और जैसे संगीता मैडम के पास तो चालू रहते हैं, जैसे कि महीने में 10-5 पेशेंट आराम से कैंसर के होते हैं। अभी नीलिमा मैडम भी शुरू करती है, उनका भी अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे ग्रुप पर वो बिफोर एंड आफ्टर के रिपोर्ट सेंड करें। कौन बात कर रहा है? ML शर्मा का झालाय क्लास। आपको और एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जितने लोगों ने पेड क्लास में सहभाग लिया है, पेड क्लास के लिए पेमेंट करी है, उसके स्क्रीनशॉट ये नंबर पे 96257 जैन सर के व्हाट्सएप पर आपको शेयर करना है। वो नंबर स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, 96257, ताकि किसी का 96257137911 प्रकाश जैन, श्री प्रकाश जैन। प्रकाश जैन, AAIN। 9 के बाद 1 भी डालिए। हाँ ठीक है सर। हाँ, आप सभी इस नंबर पर स्क्रीनशॉट डालें। वैसा हमारी कोशिश होगी कि सर्च करके करें, लेकिन आप भी हमें हेल्प कीजिए। आज की समय समाप्त होती है, और अगली क्लास के लिए हम वेट करते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। Repeat the number, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट। Thank you, sir.